नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। ये परीक्षा भी एक पड़ाव है और सफलता की गारंटी नंबर नहीं होती। जिंदगी बड़ी है और अभी कई इम्तिहान बाकी हैं। 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी हो चुका है और खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने रिजल्ट जारी किया। जयपुर के यश शर्मा ने 95.60% अंक हासिल कर टॉप किया है। 2,37,305 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, लेकिन 2,18,232 विद्यार्थी पास हुए हैं। जो पास हुए हैं उन्हें बधाई, लेकिन जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। आगे भी मौके मिलेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। में आज बात परीक्षा के नतीजों पर होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर फिजा जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही शिक्षाविद हमारे साथ कमलजीत यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो बाइट सुनवा देते हैं कि रिजल्ट जारी हुआ तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा। उन तमाम जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको मेरी ओर से, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से तमाम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी मेहनत की। और जो असफल हो गए उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असफलता से कभी हारना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आगे मेहनत करनी है और मेहनत के साथ में आपको भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शिक्षाविद कमलजीत यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। ओवरऑल रिजल्ट को देखें अगर हम तो 92% रहा है। आप कैसे देखती हैं इसे, आपका रिएक्शन? यस, बहुत बहुत बधाई पहले तो जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके साथ ही जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा जो असफल हो गए, कैसे असफल हुए, क्यों हुए, क्या वजह रही और उस असफलता में हमारा कितना हाथ है, कितना हम उन बच्चों के साथ अपने आप को उनको जज करने के लिए या उनको जैसे पढ़ाना चाहिए या उनको जैसे इवैल्यूएट करना चाहिए, क्या हम उनको वैसे ही इवैल्यूएट कर पाए? शायद नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जो सफल नहीं हो पाए हैं वो निराश नहीं हो। वो बहुत अच्छी बात है। हम बड़े हैं, हमें हौसला देना चाहिए। पर क्या ऐसा नहीं है कि ऐसे पैंडेमिक में अगर हम उन्हीं बच्चों को भी साथ ही एक छोटी सी खुशी दे देते थोड़ी देर के लिए कि आप भी पास हो गए हैं। जब हम इतना सोच रहे हैं उनके बारे में, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे भावी पीढ़ी को सहेज कर रखने के लिए या उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें अपना टेस्टिंग पैटर्न्स को भी चेक करना होगा और एक रिजल्ट के ऊपर बच्चे को पास या फेल नहीं घोषित करें। ये मेरा बहुत ही स्ट्रांग मानना है। साल भर इवैल्यूएशन होना चाहिए, साल भर बच्चे को इंगेज करके रखना चाहिए मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में। साल भर उसको ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे साथ या मैं कुछ जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसमें मेरे साथ जो भी मैं सीखूंगा उसका इवैल्यूएशन होगा, ना कि सिर्फ कुछ रटी रटाई इंफॉर्मेशन का पास और फेल करके मुझे एकदम से नकार दिया जाएगा। डॉक्टर फिजा, ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन सफलता की गारंटी भविष्य को देखते हुए नहीं कही जा सकते। देखिए, लेकिन क्या होता है कि जो लोगों का परसेप्शन होता है वो यही होता है कि लाइफ हमारी ऐसी होनी चाहिए और लाइफ को वो सफलता की गारंटी लेके ही चलते हैं। तभी जो नेगेटिव स्टेप्स जो लोग उठाते हैं या लाइफ के अंदर, ये तो अभी एक स्कूल की या एक स्टैंडर्ड की बात है, लेकिन वैसे भी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती और वो एडवर्स होती हैं। उन एडवर्स सिचुएशन के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, तो वो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि लाइफ
एक मिक्स बैग है जिसके अंदर अप एंड डाउन आएंगे, सक्सेस फेलियर आएंगे, हमको उनको वैसे एक्सेप्ट करना है। और लाइफ बिल्कुल माफी चाहूंगी मैं डॉक्टर फिजा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन लौटते हैं और आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यश शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि स्टूडेंट हैं, 95.60% इन्होंने स्कोर किया है। ध्रुव गुप्ता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको स्कोर इस बार आया है 92.20%। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। लेकिन सबसे पहले यश शर्मा मैं आपका रुख करूंगी, क्या कहेंगे आज आप, आपके लिए बड़ा दिन? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने 95.6% स्कोर किया है और मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सभी इसको लेकर बहुत खुश है और इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगी है, तभी मैं 95.6% स्कोर कर पाया हूँ। बीच में कोरोना वायरस की वजह से शेड्यूल भी डिस्टर्ब हुआ, रिदम भी टूटी, काफ़ी मुश्किल था उसको गेन करना, उस रिदम को वापस, बट पेरेंट्स और टीचर्स के मोटिवेशन की वजह से मैं उस रिदम को वापस गेन कर पाया और उसी का रिजल्ट है, मैं 95.6% हासिल कर पाया हूँ। ध्रुव, आप क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन आपको भी कहीं ना कहीं से मिली होगी, बहुत बहुत बधाई आपको। यस मैम, मेरे टीचर्स ने और मुझे बहुत मोटिवेट किया। पेरेंट्स, मेरी मदर खुद टीचर है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा और मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने, स्कूल ने हमारे को शीट्स प्रोवाइड करी जो हमने पूरे टाइम सॉल्व करी, तो हम मोटिवेटेड रहे और उन्होंने हमारे को मोटिवेट करते रहे, जिससे हम मोटिवेटेड रहे और अच्छे परिणाम लेके आ पाए। चलिए डॉक्टर फिजा का रुख करते हैं। डॉक्टर फिजा, जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया उनके लिए तो अच्छी बात है और आगे वो बहुत कुछ सोचते भी हैं, प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं वो कई बार तनाव में भी चले जाते हैं। आखिरकार ये स्थितियां क्यों बन जाती हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि कुछ तो पेरेंट्स का, टीचर्स का और खुद का उनसे एक्सपेक्टेशंस और उनकी खुद से डिमांड है कि वो ऐसा सोचते हैं कि हमने कोई सा सर्टेन एग्जाम में अगर हम अपीयर हुए हैं तो हमारे को सक्सेस जो है वो गारंटीड है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरा, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम कोई सा भी हो अपने आप में उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए पहले से ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होता है। उनका कई बार जब जैसे उसके अंदर इनको अपना ये इवेलुएट करना चाहिए, जो लोग सक्सेस नहीं हुए, मेरा उनके लिए ये कहना है कि उनका जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आई होंगी। और ठीक है, ये हमारा जो लाइफ था उसके अंदर ये नहीं था कि हमको 12th पास करना है, तो हमारा ड्रीम तो बड़ा है ना, उस ड्रीम को करने के लिए हम अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करेंगे और उस आगे जो हमने जहाँ तक गोल कर रखा है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जैसा अपन देखते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं उनकी जो लाइफ की अगर अपन हिस्ट्री देखें तो उनके बहुत सारे फेलियर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर स्टेप पे वो चढ़े और हर स्टेप पे उनको सक्सेस मिलेगी। उनके लाइफ के अंदर बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, उनको वो ओवरकम करते हुए चले जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो उस चीज़ को गेन कर लेते हैं और पा लेते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे अपने स्ट्रेसर्स को इनको कम करना चाहिए, उनको अपनी वो पहचानना चाहिए, सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा वो अपने हाई रखें कि हाँ ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उस चीज़ को इस तरीके से वो ओवरकम कर सकते हैं। यश, 24 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कैसे आपने डिवाइड किया था? स्केड्यूल क्या रहता था आपका? मैं 8 to 9 आवर्स स्टडी करता था और मेरा डेली का रहता था, पर बीच बीच में कुछ दिन ऐसे भी आते जब मैं नहीं कर पाता था, पर अगले दिन मैं वापस गेन कर लेता था। तो आप 8 to 9 आवर्स स्टडी करिए और 1 से 2 घंटे फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कीजिए, जिससे प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, उल्टा कम हो जाता है और आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं खेल के कुछ भी घर पे गेम। ध्रुव, आपने कैसे डिसाइड किया था क्या क्या करना है आपको, कैसे प्रिपरेशन की आपने? मैम, मैंने प्रिपरेशन टाइम टेबल बना के की। जैसे हमारे को गाइड किया गया कि अगर अपन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं तो अपने अंदर मोटिवेशन रहती है कि अपन को इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, उसके कारण अपना गोल अचीव रहता है और मोटिवेटेड रहते हैं कि अपन को ये आज कंप्लीट करना है या फिर कल कंप्लीट करना है। और 6 to 8 आवर्स हमें स्टडी करनी चाहिए, पर जब नहीं करनी चाहिए, जब अगर मन नहीं है। तो अपन, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 12 आवर्स पढ़ते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स में वो चीजें काउंट होती हैं, तो क्या आप फोन से, इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहे इस दौरान? यस मैम, मैं दूर रहा, पर 30 to 40 मिनट्स डेली देना चाहिए, जिससे अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट होता रहे। हर चीज़ की नॉलेज अपने पास होनी चाहिए, सारी स्टडीज़ मेंटेन रखनी पड़ती है। बस स्टडीज़ का गोल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए, जिससे सारा सिलेबस हो जाए और फिर उसके बाद अपने फैमिली के साथ और सबके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बिल्कुल कमलजीत यादव जी, लेकिन जितनी जिम्मेदारी अभिभावकों की होती है उससे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षाविदों की, शिक्षकों की होती है, क्योंकि वहीं से इन्हें अच्छा एनवायरनमेंट अगर मिलेगा तो सब कुछ बेहतर होगा उनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे का जो भी पढ़ाई का या किसी भी तरह का रूटीन का है, ये टीचर्स को भी, स्कूल्स को मिलकर बच्चे के साथ में
उसको कन्विंस करना चाहिए कि किस स्टेप पे उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए. दैट मीन्स अ प्रॉपर गाइडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. और थोड़ा मॉनिटरिंग के पेरेंट्स के साथ में मिलकर उस मॉनिटरिंग को भी वॉच करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे को एक खुद से भी मोटिवेशन मिले, दूसरों को देखकर भी. और ये हम बच्चों को क्या करते हैं, कभी कभी हम फेलियर्स की स्टोरी नहीं बताते हैं, सिर्फ सक्सेस की स्टोरी का बताते रहते हैं. देखो वो ऐसा बन गया, देखो वो उसने ये अचीव कर लिया. पर उस पर्सन ने रास्ते में कितनी सारी चीज़ें फेस की होंगी, कितने फेलियर्स भी आए होंगे, कितनी हार्डवर्क उसके लिए लगा होगा. वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स के साथ यानी कि आप यानी कंपटीशन की जो भावना है वो आ जाती है जिस वजह से ऐसा होता है. यस, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे में कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा पहचानने में सेल्फ भी, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी क्या करते हैं, हम बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं विदाउट शेयरिंग, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा इस लायक है भी या नहीं, या बच्चे का खाली एकेडमिक ही स्ट्रांग है. व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है. हर इंसान की फितरत होती है कि हम जब भी कोई भी सर्कमस्टांस होता है या अदरवाइज भी लाइफ में सीखते हैं. आज मैं रास्ते में चल के आई हूँ तो रास्ते में देखा है ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. तो उस लर्निंग के ऊपर हमारी को फोकस ज़रूर रखना चाहिए, बजाय इसके कि खाली मार्क्स के लिए ही बात करते रहें. डॉक्टर फिजा, यानी कि प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को इतना वक्त नहीं दे पाते हैं, और इसी वजह से उनके व्यवहार में जो चेंजेस होते हैं उनको नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. देखिए, कोई भी चीज़ अगर अपन किसी भी गोल को अचीव करने की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है, या स्ट्रेस जो होता है उसके अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कोई फुटबॉलर है और उसकी तरफ बॉल आ रही है, तो वो अगर अटेंटिव रहेगा तो उसको एक स्ट्रेस होगा कि मुझे इस चीज़ को बचाना है, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस हो गया. हर बार स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता, कई बार स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, तो हम उसके लिए बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं. अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हाँ ठीक है, फेल हो जाएंगे, हमको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन वो बाद में हमको लगेगा कि ऐसा क्यों कर लिया हमने. वो जो डिस्ट्रैक्शन और आप उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं वो चीज़ है. तो थोड़ा बहुत अगर वो उस चीज़ को प्रेशराइज लेता है तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर उस चीज़ को समझेगा, तो वो अच्छा है उनके लिए भी. जो बिहेवियर की बात आप कह रहे हैं, कई बार क्या है कि जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स को पता रहता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरीके के उनके इमोशंस हैं, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. वहाँ पेरेंट्स का, टीचर्स का, उनके फैमिली मेम्बर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. और कभी भी ऐसा लगे या कुछ इस चीज़ की उनको लगता है कि इसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो कोई प्रोफेशनल हेल्प की जल्दी मतलब सीख कर लेना चाहिए, जिससे कि वो इस सिचुएशंस को ओवरकम कर सकें. तो ओवरऑल क्या है, सिचुएशन जो है ना उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, हमारे खुद के जो बिलीफ सिस्टम होते हैं कई बार उनकी वजह से भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ये भी नोटिस करिए कि पेशेंस की कमी, पेशेंस नहीं होता है आज के टाइम पर, अगर हम देखें बच्चों में. तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात कि है ना, कई बार ये होता है कि वो जब कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है ना, वहाँ पे पॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमने एक पावर गैप लिया, वो पावर गैप हमको उन सारी चीज़ों से निकालता है. क्योंकि कई बार जो सिचुएशन हम डील करते हैं ना वो बहुत इम्पल्सिवली कर लेते हैं, आवेश में आके डिसीजन ले लेते हैं. लेकिन अगर आप पॉज देंगे खुद को तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से ओवरकम हो जाएंगे. वो पेरेंट्स भी उस चीज़ को करें, वो ये बाकी उनके फ्रेंड्स और वो सारी चीज़ें भी करें. जैसा कि इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे भी हम लोगों से जुड़े रहते हैं, तो वो ठीक है, वो एक लिमिट में आप जो भी चीज़ करें, किसी भी एक्सट्रीम इमोशंस पे या किसी भी एक्सट्रीम बिहेवियर को हमको करने से बचना चाहिए. बिल्कुल. यश, और आप स्टडीज कैसे करते थे? ग्रुप स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, और पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट आपको कितना मिला? मैं सेल्फ स्टडी ही करता था, और पेरेंट्स हमेशा, मैं जिस भी कमरे में पढ़ता था उसमें आते नहीं थे, या शोरगुल नहीं होता था घर पे, ताकि एक पढ़ाई का माहौल बना रहे. और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया और मोबाइल की, तो मैं इन पे कभी था नहीं, पर मैं नहीं मानता कि ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि इनको उतने ही एक्सटेंट तक यूज़ करो जितना ही आपके काम आ रहे हैं. आप अगर इनको अपने आप पे हावी होने देते हो तो ये एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं. ध्रुव, आप कैसे पढ़ाई करते थे? आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते थे या फिर सेल्फ स्टडी करते थे आप भी? मैम, सेल्फ स्टडी मैंने हमेशा की है और सेल्फ स्टडी ही करता हूँ. और मेरी मदर नीतू गुप्ता ने, मतलब मेरा बहुत, वो खुद एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि अपना बेस्ट दो, प्रेशराइज नहीं करा, जितना भी आएगा वो अपना बेस्ट आएगा. तो प्रेशराइज नहीं होना चाहिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, और 4 to 8 आवर्स मिनिमम होते हैं, इतना पढ़ना चाहिए, हमेशा सक्सेस गेन होती है.
बिल्कुल कमलजीत यादव जी, लेकिन बच्चे दिमाग में ये सेट कर लेते हैं कि अगर हमें अच्छे स्कोर नहीं मिले तो हमें अच्छे संस्थान में दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लाइफ चेंज हो गई है, मोटी मोटी फीस तो वसूली जाती है लेकिन उस तरीके का एनवायरनमेंट पढ़ाई का नहीं मिल पाता बच्चों को। देखिए डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा टर्म दिया कि पावर गैप मिलता है। जब वो पावर गैप मिलता है तो मिलता है हमारे अंदर एक जज्बा आता है और हम उसको छलांग लगाना भी कहें, चाहे हम उसको आगे रेस में आने के लिए मेहनत करने का भी हो, कुछ भी हो, वो पावर गैप देखना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपने कहा कि मोटी फीस तो ले लेते हैं। देखिए ये कोई यूनिवर्सल फैक्टर नहीं है, या यूनिवर्सल कहना थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अब स्कूल्स हम लोग CBSE इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी सभी बच्चे उस स्तर पर आगे कंपटीशन में जाते हैं, ज़रूर पढ़ाई भी करते हैं, पर बच्चे में एक अगर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ा है सेल्फ एस्टीम होना। जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि मेरी मम्मी खुद एक टीचर हैं और उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, जितना मैं कर सकता था। चलिए लौटूंगी आपके पास। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जालौर से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, तो दर्शकों अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन लाइन्स हमारी खुली है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कमलजीत यादव जी, आप अपनी मैं बात पूरी ये कीजिए। सेल्फ एस्टीम की बात कर रही थी। तो पढ़ाई के दौरान, या एज हैज़ बीन सेड, नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज जब पावर है तो हमें अगर नॉलेज मिलेगी तो बच्चे में सेल्फ एस्टीम अपने आप आएगा और किसी तरह का भी उसमें हीन भावना नहीं आएगी। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, तो हम आगे बढ़ने के लिए तो तत्पर रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा 90s में परसेंटेज आएगा तभी मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा पाऊंगा, या तभी नहीं, मैं कई बार हम देखते हैं कि बच्चे ट्रैक भी चेंज कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं अगर किसी ने साइंस साइड लिया है तो वो आगे जाके उसी में कुछ करेगा। वो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जा सकता है। एब्सोल्यूट। जो IIT में गया है वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो साइंटिस्ट बन गया या बहुत ही बड़ा कोई और बन गया। IIT में जाने के बाद भी आज हम देखते हैं कितने एग्जाम्पल्स हैं, लोग कैसे एग्रो फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और भी कितने ही तरह के नए नए वो खोज रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स को भी वो बहुत अडॉप्ट करते हैं। आज जब भी हम बात करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि हम अपने बच्चों को मोटिवेटेड रखें। परसेंटेज लाना मतलब यही होता है कि उस बच्चे के कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हैं, उसमें अपना कॉन्फिडेंस है, वो बच्चा अपने आप को मैनेज करना जान चुका है, उसको अपना प्लानिंग प्रॉपर आ गया है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लाइफ स्किल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं या लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो बच्चा सीख जाता है। और ये सिखाता है उसकी परिस्थितियाँ या उसका परिवेश। उसमें परिवेश में नेचुरली स्कूल्स भी आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं, और बच्चे का खुद का अपने एफर्ट करने का कितना उसमें जज्बा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। बाड़मेर से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्राराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्राराम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार मैम जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, आज मतलब 12th का साइंस का रिजल्ट जारी हुआ है जी, तो उसमें मतलब क्या है कि किसी के मतलब ज्यादा परसेंटेज है और किसी के कम भी हुए बने हैं, तो मतलब बच्चे क्या तनाव में आ जाते हैं। तो मतलब इसके लिए तनाव को कम कैसे किया जाए और मतलब डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर फिजा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। डॉक्टर फिजा, इस सवाल का जवाब आप। देखिए, तनाव को कम कैसे किया जाए, तो ये जैसे जो भी आगे की लाइफ के अंदर जो भी इनका अगर ज़्यादा नंबर आए या कम नंबर आए, जो कुछ भी है, वो एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ ठीक है, मुझको ये मेरे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के साथ हम जा सकते हैं। वो ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं और बहुत सारे आजकल तो इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं।
करियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी चीज़ें ओपन है, तो वो वहाँ पे उनको चूज़ करके और उनके ऊपर चला जाए। अपने आप का ना बहुत ज़्यादा आकलन जब हम कई बार करने लगते हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या, या हम जब अगर मान लीजिए हम कभी किसी से पीछे होते हैं तो उसको लगता है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उसने तो ये कर लिया, मैं ये नहीं कर पाया, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेसिंग फैक्टर ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे सिर्फ आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपना एक गोल चुने और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपना गोल तय करें और उसी पर फोकस करें। तमाम ये जो चर्चा है वो आगे भी हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है और 12वीं के साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर डीपी जारौली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि माशिबो के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट जारी हो चुका है, आपका पहला रिएक्शन? यह बहुत खुशी की बात है कि परीक्षा समाप्ति के 8 दिन पश्चात हमने पहला परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसकी हमें बहुत खुशी है। हेलो जी जी जारौली जी, और इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है? हाँ जी, हाँ। नहीं, आप जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में, मैं तो विश्वविद्यालय में भी रहा, तो छात्राओं का परसेंटेज, पास परसेंटेज, इवन टॉपर्स में भी अधिकांशतः लड़कियां आगे रहती है। ये आज नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है। मैं खुद पढ़ता था तब भी मुझे अच्छी तरह पता है कि लड़के लड़कियों में बहुत प्रतिस्पर्धा होती थी, पर उस समय गर्ल्स कम हुआ करती थी। आज लड़कियां बहुत पढ़ती है, इसलिए गर्ल्स का परसेंटेज थोड़ा सा हाई रहता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आपने देखा है कि 95.08% लड़कियों का परसेंटेज रहा है, जबकि बॉयज का 93.21 रहा है, जो नियमित छात्र है। सर, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार कोविड का वक्त चल रहा है, तो ऐसे में कई तरीके की चुनौतियां भी थी विभाग के सामने भी। हाँ, नहीं, बिल्कुल, हमें परीक्षा के समय में बहुत चुनौतियां थी। आपको पता, हाई कोर्ट में भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इवन परीक्षा के एक दिन पहले संडे को सुनवाई हुई। लेकिन राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार ने पूरा सहयोग किया और कोरोना के मापदंड के तहत सारी परीक्षाओं का संपन्न हम करवाना शुरू कर दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको विदित है कि सीबीएसई को मना कर दिया और हमको परीक्षाएं करवाने की छूट दी। और शायद ये कोविड का वक्त नहीं होता तो नतीजे और पहले सामने आ जाते। हाँ, बिल्कुल, कोविड का नहीं होता तो निश्चित रूप से परीक्षाएं मार्च में ही पूर्ण हो जाती और पहले रिजल्ट पहले ही हो जाता। लेकिन कोविड काल में भी पूरे हिंदुस्तान में आपको पता है कहीं भी परीक्षाएं नहीं हुई है। कहाँ हुई है तो 30,000 बच्चों के हिमाचल में, लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 21 लाख के लगभग छात्रों की परीक्षाएं हमने अभी कोविड काल में करी है। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे बोर्ड कर्मचारियों की मदद से हम शीघ्र इसी माह में सारे के सारे परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। लेकिन ये परीक्षाएं करवाना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि कई सारे स्कूल सेंटर्स क्वारंटाइन थे, उनको सैनिटाइज करवाना, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें इतना इंटरेस्ट लेके उन्होंने निर्देश दिए, जिससे सरकारी तंत्र पूरी का पूरा लगा और सारे कार्य उन्होंने करवाए। थर्मल स्कैनिंग चिकित्सा विभाग के द्वारा करवाई गई और ये परीक्षाएं कोविड-19 के नियमों के अंतर्गत, केंद्र सरकार के दिए निर्देशों के अंतर्गत हमने पूर्ण करवाई। इसकी हमें खुशी है और मेरे बोर्ड के सारे अधिकारी कर्मचारियों को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कठिन समय में भी हर संभाग स्तर पे जाना, कॉपियों को लाना, वापस भेजना और रिजल्ट के लिए वो बराबर भागदौड़ करते रहे और उनके
अथक परिश्रम से ही ये सर, संभव कुछ हो पाया स्टूडेंट्स भी कि हम हमारे साथ रिजल्ट मौजूद है देने में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। यश हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं। आप क्या पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहे हैं पूरी व्यवस्थाओं से या कुछ चेंजेस चाहते हैं? घोषित किया, इसकी हमें खुशी है। नहीं, मैं सेटिस्फाई रहा हूँ। टाइम रहते इन्होंने एग्ज़ाम्स करवाए, उससे मैं खुश हूँ। पर मेरा विचार ये था कि जब लॉकडाउन हुआ था तब अगर एग्ज़ाम्स हो जाते तो अच्छा होता, क्योंकि तब कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था, तब खतरा भी कम था। तो तब अगर एग्ज़ाम्स होते तो और अच्छा होता। बिल्कुल। ध्रुव, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैम, मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे दोस्त ने कहा। बिल्कुल। लेकिन जारौली जी, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी कारणवश एग्जाम्स नहीं दे पाए, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स अब उन्हें देने होंगे, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? नहीं, सप्लीमेंट्री हम बिल्कुल करवा रहे हैं परीक्षाएं, और उसमें हमने ये किया जो कोरोना की वजह से थे या जो स्टेट से बाहर विद्यार्थी थे उनको हमने परमिट किया है। जिन्होंने पहले से अप्लाई किया है कि हम नहीं आ पा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हम सप्लीमेंट्री के साथ बैठाएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामदेवरा से। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी के माता पिता होते हैं वो जबरदस्त मतलब ये सब्जेक्ट लाते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मतलब लेना चाहते हैं बायो और दिलाते हैं मैथ, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक और दर्शक मुजफ्फर अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीकर से। मुजफ्फर, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट जो आए हैं, ये स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की स्कूलों के बच्चे हैं या निजी स्कूलों में पढ़ते हैं ये बच्चे? एक चीज। दूसरी चीज, बोलिए। दूसरी चीज ये है मैडम कि ये जो भी हुआ सब मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग के और अथक प्रयासों के अपने हिसाब से ही अपने जो है इतनी जल्दी ये रिजल्ट हुआ है। अगर शिक्षा मंत्री जी अगर हर गांव या हर डिवीजन स्तर के ऊपर अगर जाते, खुद अपने दौरा करते और राजकीय स्कूलों में इनमें अपने जो इंटरेस्ट लेते और उनका औचिक निरीक्षण करते, तो शायद अपने जो स्टाफ में और बच्चों में इनमें अपने एक भावना और भी जागृत होती है। ये बच्चे आगे जो है जो फेल हुए वो फेल भी नहीं होते और उनमें अच्छी अपने जो है ना अपने प्रतियोगिता के हिसाब से वो आगे बढ़ते भी चाहे। शुक्रिया आपका राय देने के लिए। कमलजीत यादव जी, कई स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े जो कि कह रहे हैं जो असफल रहे इन परीक्षाओं में, वाकई में अब उनको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है ताकि वो और बेहतर अच्छा कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बच्चे किसी वजह से नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए होंगे, पढ़ने का समय नहीं मिल पाया होगा, रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला होगा, बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, लेकिन क्या है ना, असफलता तो उस बच्चे की हुई जो फेल हो गया। सिस्टम की हमने इवैल्यूएशन किए बिना ही उसको फेल कर दिया। तो अब इस पैंडेमिक में कहीं ना कहीं स्कूलों से बच्चे के बारे में उसका फीडबैक लिया जाता या इंटरनल असेसमेंट के बारे में कुछ लिया जाता, तो उसके बेस पे अगर उस बच्चे को भी पास कर देते, जो आस लगाए बैठा था शायद मैं पास हो जाऊं। मैं बिल्कुल कतई ये नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया या उसने पढ़ाई नहीं की या उसने कोई तैयारी नहीं की, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जिसका स्कूल के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके भी बहुत सारे रीजंस रहे होंगे कि स्कूल के प्रति इंटरेस्ट क्यों नहीं है बच्चे में। परंतु जिस बच्चे ने कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट किया था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा, एक मुझे लगता है इस पैंडेमिक में इतने बड़े सजा तो नहीं मिलनी चाहिए थी, थोड़ा उसको भी हौसला अफजाई होना चाहिए था। बिल्कुल, हौसला अफजाई करना चाहिए था। लौटेंगे आपके पास, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डीपी जारौली जी। जारौली जी, लेकिन अब आगे के लिए कुछ आप सोच रहे हैं क्या? कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और बेहतर करने के लिए? नहीं, अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चेंजेस नहीं। अभी तो हमको परीक्षा परिणाम आगे के घोषित करना है, उस पर कार्य कर रहे हैं। हम कॉमर्स का शीघ्र करेंगे, फिर आर्ट्स का करेंगे 12th का, और कक्षा 10th का करेंगे। और नवाचार तो एक सतत प्रक्रिया है जो हर जगह होती है। हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, अच्छा करने का प्रयास करता। हम निश्चित रूप से बोर्ड में भी नवाचार करने का मैं प्रयास करूंगा, जो कि छात्र हित में हो, प्रदेश के हित में।
बिल्कुल सर, प्रदेश के हित में हो, छात्रों के हित में हो, और इसलिए कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द वो नतीजे भी देख पाएं छात्र। आपने भी कॉमर्स का भी जिक्र किया, और भी ऐसे हैं जिनका परिणाम जारी होना है, कब तक ये आ सकते हैं नतीजे? हम सारे परीक्षा परिणाम इस माह में जुलाई में घोषित कर देंगे, सारे परीक्षा। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर फिजा, लेकिन अब बार बार प्रश्न यही आता है कि तनाव की स्थिति, दबाव की स्थिति आखिरकार उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रॉपर डाइट मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइट का रोल आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आजकल जैसे जंक फूड और इन सब चीज़ों का है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी इम्पैक्ट तो डालती हैं हेल्थ के ऊपर। और जैसे कि जब बच्चे, जैसे इन्होंने यश और ये ध्रुव कह रहे हैं कि हम इतना पढ़ाई करते हैं, 8-8, 9-9 घंटे हम पढ़ाई करते हैं, तो बीच में उनका जो गैप होता है, उस गैप के अंदर भी उनको कुछ प्रॉपर डाइट और इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि उनके ब्रेन को भी न्यूट्रिशन दें। तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, वो सबकी लाइफ का है, तो स्टूडेंट की लाइफ का भी बहुत ज़्यादा है। और तनाव की स्थिति जो पैदा होती है, वो तो देखिए ये क्या है ना, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उस वो भी एक बहुत है कि हम कई बार खुद से एक डिमांडिंग सिचुएशन में ले आते हैं खुद को। हम हमारा जो फ्रस्ट्रेशन का जो होता है वो इंटॉलरेंस में आ जाता है कि कोई भी चीज़ों के कभी भी कोई असफलता हुई तो वो टॉलरेट नहीं होती, वो उसको इंटॉलरेंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वो सारी तनाव की स्थिति होती है। स्थिति अगर बुरी होती है तो वो ठीक है, हम उसको बुरी नहीं लेके बहुत बुरी समझते हैं, वो हम एक भयावह तरीके से उसको लेते हैं कि ये सिचुएशन इज टोटली ऑफुल। तो वो वहाँ से भी वो हमारा परसेप्शन है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इन सब चीज़ों को, उन चीज़ों को बदलना चाहिए। उसके लिए जो बड़े लोग हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या कोई प्रोफेशनल हेल्प है, वो उनके काउंसलर हैं, वहाँ पे उन लोगों का भी रोल है, उनके फ्रेंड्स हैं। ये एक बड़ा ब्रॉड प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों के अंदर जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर जारौली जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जारौली जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। जो छात्र इस परफॉर्मेंस को नहीं झेल पाए हैं, अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसी बच्चे को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई और परीक्षा में पास होना ये तो एक क्षणिक लाभ और हानि का कार्य है। लेकिन अगर बच्चे को हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग 94% बच्चे पास हुए हैं टोटल। 6% में मैं मानता हूँ कई बार घरेलू परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि गाँव के बच्चे काफ़ी होते हैं हमारे राजस्थान बोर्ड में। पारिवारिक परिस्थिति हो सकती है, पेंडेमिक डिजीज की वजह से किसी रिश्तेदार के, क्योंकि ये कम उम्र के बच्चे होते हैं, स्वाभाविक तौर से मानसिक इनको अंदर तनाव आ जाता है। लेकिन किसी इन छोटे इश्यूज़ पे बच्चे को कभी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। उनको अगर जीवनी पड़े कई बड़े बड़े लोगों की, तो उनको ये पता लगेगा कि पढ़ने में कई बार बच्चे फेल होके एक बार फेल हुए, उसके बाद वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में कई सारे ऐसे फील्ड है कि बच्चा किसी फील्ड में आगे निकल जाता है और नाम रोशन कर लेता है। इसलिए किसी बच्चे को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर ठोकर खा के इंसान कुछ न कुछ सीखता है और बच्चा सीखेगा और आगे उन्नति करेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, मेरी ओर से, कि सभी बच्चों ने अच्छा किया है और आगे और प्रयास करें अपने भविष्य के लिए। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठोकर खा के ही इंसान आगे बढ़ता है, नई चीजों को सीखता है। एक दर्शक हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं, इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने आज फर्स्ट इंडिया पर जारौली साहब को बैठा के और राजस्थान के स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं खुद पे। और मेरा सवाल एक इतना सा है कि जब ये 94% जो रिजल्ट रहा है और अब सिर्फ 6% ही बच्चे बचे हुए हैं परीक्षा से, और अब जो कोरोना का जो ये विस्फोट हो रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसी मतलब सरकार की तरफ से पहल की जाए कि उन जो 6% जो बच्चे बचे हुए हैं उनको भी वो पास कर दे, ताकि इस कोरोना महामारी में वो किसी तरह संक्रमित नहीं हो। युवा बच्चे हैं, अगर करना किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? मैं जारौली साहब से इस पे कमेंट लेना चाहता हूँ। बिल्कुल क्या राय जारौली जी? चलिए, बीकानेर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम, मैं कीजा मैडम से पूछना चाहूँगा। मैडम, जैसे 11th में जैसे अब प्रमोट होके आए हैं बच्चे,
जैसे पेपर की उन्होंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन अब उसकी एनर्जी, वो तो पेपर वाली तो एनर्जी रही नहीं, अब अगले साल के लिए वो फ्री हो गए, तो वह एनर्जी काम पे लगाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राय देने के लिए। यश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ध्रुव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, अब आगे के क्या प्लान्स हैं? मैं अभी IIT की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेन एम तो IIT क्रैक करना ही है। उसके बाद मेरा जो सपना है कि मैं एक साइंटिस्ट बनूँ, मैं उस पर काम करना चाहूँगा आगे। तो साइंस स्ट्रीम आपने चूज करी थी, तो क्या इसके लिए पेरेंट्स ने आपको कहा था या फिर खुद से आपका डिसाइडेड था? नहीं, पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करा। ये मेरा ही डिसीजन था कि मैं साइंस मैथ सब्जेक्ट लूँ। और ध्रुव, आप क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या सोचा है आपने? मैम, मैं अभी IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। IIT क्रैक करके मैं कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT बॉम्बे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे वहाँ से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करनी है। बिल्कुल डॉक्टर फिजा, हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पर भी नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, उनको अकेलापन महसूस ना होना दें। साथ साथ ये भी वॉच करें कि वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा इंसान घुस जाता है, बच्चे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होता है उनका माइंड। फिर क्या होता है, बच्चे जब थोड़े से इस ग्रोइंग एज में होते हैं तो वो पेरेंट्स को उनको एक फ्रेंडली एटीट्यूड के तहत उनको चीज़ों को समझाना, उनके साथ मिंगल्ड अप होकर उनको समझने की ज़रूरत होती है। हाँ, डेफिनेटली क्या है कि जब बहुत ज़्यादा अगर सोशल मीडिया के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, जो कि आपके जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं करने देती। और जितनी बार हमारा कंसंट्रेशन या अटेंशन ब्रेक होता है, वो दोबारा से बनने में और पढ़ाई में लगने में उसके अंदर मुश्किल आती है इस चीज़ के लिए। कमलजीत यादव, लेकिन आजकल हम अगर ऑफिसेज में देखें, कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स तो बिजी होते हैं ऑफिसेज में, लेकिन स्कूल में वो एनवायरनमेंट वैसा बच्चों को मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस ना करके और जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, मसलन आप समझ लीजिए कि अगर कुछ इनको प्रोग्राम्स बनवाने हैं या कुछ ड्राइंग्स बनवानी है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो बच्चों को सेल्फ स्टडी का वक्त ही नहीं मिलता। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी ड्राइंग बना रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हम कर रहे हैं, और अदरवाइज भी बच्चे का डेवलपमेंट तभी होता है जब उसको कहीं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, सेल्फ अवेयरनेस में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर फिजा ने भी बताया कि सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम शुरू से ही क्या करते हैं कि बच्चे को अच्छे और बुरे में फ़िल्टर करने या उसमें डिफ्रेंशिएट करने में कहीं ना कहीं, हो सकता है स्कूल्स भी नहीं कर पाते हों, पेरेंट्स का भी यही रहता है, मोबाइल या तो छीन लेंगे या बिल्कुल ही दे देते हैं। तो क्या हम बच्चे को टेक्नोलॉजी कितना यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, उसका एटिकेट, उसके मैनर्स हम क्यों नहीं दे सकते? जब हम बच्चे को ये चीज़ को सिखाएंगे, इस मैनरिज्म को अडॉप्ट करना, तो बच्चे में कहीं ना कहीं अपने आप धीरे धीरे वो एक आती है अंडरस्टैंडिंग कि मुझे इतना इस्तेमाल करना है। जैसे ये भी तो उसी एज के बच्चे हैं, इन्होंने कैसे अपने आप को एक डिसाइड किया है कि हम सोशल मीडिया से दूर भी नहीं रहेंगे, अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को भी अपडेटेड रखेंगे और सोशल मीडिया भी रखेंगे और पढ़ाई का भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी इन बच्चों के ऊपर विश्वास भी किया, इनको डिसाइड करने के लिए भी उनका हेल्प किया और अंडरस्टैंडिंग भी रखी कि हाँ, इतनी देर के लिए बच्चा कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ एक नेगेटिव उस चीज़ को लेकर ही फिर वो एक्सट्रीम में करने लग जाते हैं, मोबाइल छीन लेंगे, मोबाइल नहीं दिलाएंगे, या फिर इस तरह से करते हैं। वो हो सकता है कभी कभी मोटिवेशन के लिए भी करते हैं, ये नंबर ले आओ तो तुमको ये मोबाइल दिलवा देंगे। कहता पेरेंट ही है, जिस दिन मोबाइल आ जाता है उसके बाद बच्चा अपने उसमें हो जाता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। तो देखिए, बच्चा तो बच्चा है, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है हर स्टेप पे, और हम इन एक्सट्रीम्स में नहीं जाएं कि ये तो बिल्कुल ख़राब है या पास है या फेल के। कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में काम वही चीज़ें आती हैं। आज मैं कहूँ कि मेरी 10th क्लास में इतनी परसेंटेज आई थी, उसका क्या रेलेवेंस रह गया है? आज मैं क्या कर पा रही हूँ, कैसे मैं चैलेंजेस को फेस कर रही हूँ, कैसे स्ट्रेटजाइज कर रही हूँ अपने आप को, कैसे अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ, कैसे कॉन्फिडेंस रखती हूँ, कैसे प्रॉब्लम्स में ओवरकम करती हूँ।
I mean any student, any person, that is really important. And parents का रोल बहुत important होता है। बिल्कुल, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी वजह से उन्हें भी अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ना सिर्फ उस पर फोकस करें बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं कोई वो बच्चा प्रेशर तो झेल नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो परफेक्शन किसी में भी नहीं होता, कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन अगर आप उन कमियों को एक्सेप्ट करें और उन्हें खूबियां बना लें तो सफलता आपको मिल ही जाएगी।